मानव इतिहास में सबसे विवादास्पद, प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक, नेपोलियन ने 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के प्रकोप से पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाया और 29 वर्ष की आयु में एक जनरल बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था, जिसे बाद में उनके शाही नाम नेपोलियन वन के नाम से जाना गया। वह एक फ्रांसीसी जनरल और राजनेता थे जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरे और फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन युद्धों के दौरान पूरे यूरोप में सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य का नेतृत्व किया, फिर फ्रांसीसी सम्राट के रूप में फ्रांसीसी साम्राज्य पर शासन किया और 1815 में फिर से कुछ समय के लिए वे 1805 से 1814 तक इटली के राजा और 1806 से 1813 तक राइन के परिसंघ के संरक्षक थे। नेपोलियन के माता-पिता कार्लो मारिया बोनापार्ट और मारिया लेटिजिया रामोलिनो अजाशियो में मैसन बोनापार्ट घर में रहते थे, जहां नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। उनका एक बड़ा भाई जोसेफ और बाद में 6 छोटे भाई बहन थे। नेपोलियन का जन्म जेनोआ गणराज्य द्वारा कोर्सिका को फ्रांस को सौंपे जाने के 1 साल बाद हुआ था। उनके पिता ने फ्रांस के खिलाफ कोर्सिकन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पास्क्वाले पाओली का समर्थन किया था। नेपोलियन के बचपन का प्रमुख प्रभाव उसकी मां थी, जिसके दृढ़ अनुशासन ने एक उग्र बच्चे को नियंत्रित किया। बाद के जीवन में नेपोलियन ने कहा, बच्चे का भविष्य हमेशा मां का काम होता है। जनवरी 1779 में 9 वर्ष की आयु में नेपोलियन फ्रांसीसी मुख्य भूमि पर चले गए और अपनी फ्रेंच भाषा को सुधारने के लिए ऑटन के एक धार्मिक स्कूल में दाखिला लिया, क्योंकि उनकी मातृभाषा इतालवी की कोर्सिकन बोली थी। मई में उन्होंने ब्रियनलेचेटो में सैन्य अकादमी में स्थानांतरित कर दिया। सितंबर 1784 में नेपोलियन को पेरिस में इकोले मिलिटेयर में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने एक तोपखाना अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण लिया। वह गणित में उत्कृष्ट थे और भूगोल, इतिहास और साहित्य में व्यापक रूप से पढ़े। सितंबर में प्रसिद्ध वैज्ञानिक पियरे साइमन लाप्लास ने उनकी परीक्षा ली और वे इकोले मिलिटेयर से स्नातक होने वाले पहले कोर्सिकन बन गए। सितंबर 1785 में स्नातक होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को ला फेरे आर्टिलरी रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया। उन्होंने 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के फैलने तक वैलेंस और ऑक्सोन में सेवा की, लेकिन कोर्सिका में लंबे समय तक छुट्टी बिताई, जिसने उनके कोर्सिकन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। सितंबर 1789 में वे कोर्सिका लौट आए और फ्रांसीसी क्रांतिकारी कारण को बढ़ावा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट राजभक्तों, क्रांतिकारियों और कोर्सिकन राष्ट्रवादियों के बीच एक जटिल त्रिपक्षीय संघर्ष में उतर गए। वे जैकोबिन्स के समर्थक बन गए और प्रो-फ्रेंच कोर्सिकन रिपब्लिकन में शामिल हो गए, जिन्होंने पाओली की नीति और अलग होने की उनकी आकांक्षाओं का विरोध किया। फरवरी 1793 में बोनापार्ट ने सार्डिनिया के असफल फ्रांसीसी अभियान में भाग लिया। जुलाई 1793 में उन्होंने एक पैम्फलेट ले सुपर डी ब्यूकेयर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने नेशनल कन्वेंशन के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित किया, जो अब जैकोबिन्स से काफी प्रभावित था। सितंबर में अपने साथी कोर्सिकन एंटोनी क्रिस्टोफ सेलिसेटी की मदद से बोनापार्ट को रिपब्लिकन बलों का तोपखाना कमांडर नियुक्त किया गया, जिन्हें टूलोन के बंदरगाह पर फिर से कब्जा करने के लिए भेजा गया था, जिस पर मित्र देशों की सेनाओं का कब्जा था। उन्होंने जल्दी से उपलब्ध तोपखाना बढ़ाया और एक पहाड़ी किले पर कब्जा करने की योजना का प्रस्ताव रखा, जहां रिपब्लिकन बंदूकें शहर के बंदरगाह पर हावी हो सकती थीं और मित्र देशों को खाली करने के लिए मजबूर कर सकती थीं। टूलोन ने बोनापार्ट को शक्तिशाली लोगों के ध्यान में लाया, जिसमें ऑगस्टिन रोबेस्पियरे भी शामिल थे, जो एक प्रमुख जैकोबिन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे के छोटे भाई थे। उन्हें ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और भूमध्य सागरीय तट पर सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया। जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे के पतन के बाद प्रमुख जैकोबिन्स के साथ बोनापार्ट के जुड़ाव ने उन्हें नए शासन के लिए राजनीतिक रूप से संदिग्ध बना दिया। उन्हें 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2 सप्ताह बाद रिहा कर दिया गया। अप्रैल 1795 में बोनापार्ट को पश्चिम की सेना में नियुक्त किया गया, जो वेंडी में युद्ध में लगी हुई थी। वेंडी क्षेत्र में एक गृह युद्ध और राजशाही प्रतिक्रांति। एक पैदल सेना कमांड के रूप में यह तोपखाने के जनरल से एक पदावंती थी और उन्होंने पोस्टिंग से बचने के लिए खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। अगस्त में
उन्होंने स्थलाकृति ब्यूरो के साथ एक पद प्राप्त किया जहां उन्होंने सैन्य नियोजन पर काम किया। 15 सितंबर को वेंडी अभियान में सेवा करने से इनकार करने के कारण बोनापार्ट को नियमित सेवा में जनरलों की सूची से हटा दिया गया था। विद्रोह को हराने में बोनापार्ट की भूमिका ने उन्हें और उनके परिवार को नई सरकार फ्रेंच डायरेक्टरी का संरक्षण दिलाया। 26 अक्टूबर को उन्हें आंतरिक सेना के कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया और जनवरी 1796 में उन्हें इटली की सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। बोनापार्ट ने इटली की सेना की कमान संभालने के लिए पेरिस छोड़ दिया। वह आक्रामक हो गया। उम्मीद थी कि ऑस्ट्रियाई सहयोगियों के हस्तक्षेप से पहले वह पाइडमोंट में सार्डिनिया साम्राज्य को हरा देगा। मोंटेनोटे अभियान के दौरान जीत की एक श्रृंखला में उसने 2 सप्ताह में पाइडमोंटियों को युद्ध से बाहर कर दिया। इस इतालवी अभियान में बोनापार्ट की सेना ने 150,000 कैदियों, 540 तोपों और 170 मानकों पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी सेना ने 67 लड़ाइयां लड़ी और बेहतर तोपखाने प्रौद्योगिकी और बोनापार्ट की रणनीति के माध्यम से 18 कठिन लड़ाइयां जीती। बोनापार्ट ने अभियान के दौरान इटली से अनुमानित 45 मिलियन फ्रांसीसी पाउंड, कीमती धातुओं और जवाहरात में 12 मिलियन पाउंड और 300 से अधिक पेंटिंग और मूर्तियां निकाली। अभियान के दौरान बोनापार्ट फ्रांसीसी राजनीति में तेजी से प्रभावशाली हो गया। उन्होंने 2 समाचार पत्र स्थापित किए, एक अपनी सेना के सैनिकों के लिए और दूसरा फ्रांस में प्रचलन के लिए। राजतंत्रवादियों ने इटली को लूटने के लिए उन पर हमला किया और चेतावनी दी कि वह तानाशाह बन सकते हैं। बोनापार्ट 5 दिसंबर 1797 को एक नायक के रूप में पेरिस लौटे। उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री चार्ल्स मॉरिस डी टैलीरेंट से मुलाकात की और ब्रिटेन पर योजनाबद्ध आक्रमण के लिए इंग्लैंड की सेना की कमान संभाली। बोनापार्ट ने फैसला किया कि फ्रांस की नौसैनिक ताकत अभी ब्रिटिश रॉयल नेवी का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने मिस्र पर कब्जा करने और इस तरह भारत में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों तक पहुंच को कमजोर करने के लिए एक सैन्य अभियान का फैसला किया। मई 1798 में बोनापार्ट को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज का सदस्य चुना गया। बोनापार्ट यूरोपीय मामलों से अवगत रहे। उन्हें पता चला कि फ्रांस को द्वितीय गठबंधन के युद्ध में कई हार का सामना करना पड़ा था। 24 अगस्त 1799 को इस डर से कि गणतंत्र का भविष्य संदेह में था, उन्होंने फ्रांसीसी तटीय बंदरगाहों से ब्रिटिश जहाजों के अस्थायी प्रस्थान का लाभ उठाया और फ्रांस के लिए रवाना हो गए, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें पेरिस से कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला था। सेना को जीन बैप्टिस्ट क्लेबर के प्रभार में छोड़ दिया गया था। 15 दिसंबर को बोनापार्ट ने वर्ष 8 का संविधान पेश किया, जिसके तहत 10 साल के लिए 3 कौंसल नियुक्त किए गए। वास्तविक शक्ति बोनापार्ट के पास प्रथम कौंसल के रूप में थी और उनके पसंदीदा उम्मीदवार कैम्बसेरेस और चार्ल्स फ्रांकोइस लेब्रन को दूसरे और तीसरे कौंसल के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनकी केवल सलाहकार भूमिका थी। संविधान ने एक विधायी निकाय और ट्रिब्यूनेट की भी स्थापना की, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उम्मीदवारों में से चुना गया था, और एक सीनेट और राज्य परिषद जिसे कार्यकारी द्वारा प्रभावी रूप से नामित किया गया था। मारेंगो में बोनापार्ट की जीत ने उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक अधिकार को बढ़ाया। हालांकि उन्हें अभी भी राजशाही की साजिशों का सामना करना पड़ा और उन्हें जैकोबिन प्रभाव का डर था, खासकर सेना में। अक्टूबर 1800 में कॉन्स्पिरेशन डेस पोइग्नार्ड्स मीन्स डैगर प्लॉट और 2 महीने बाद रुए सेंट निकेस की साजिश सहित कई हत्या की साजिशों ने उन्हें लगभग 100 संदिग्ध जैकोबिन और राजशाहीवादियों को गिरफ्तार करने का बहाना दिया, जिनमें से कुछ को गोली मार दी गई और कई अन्य को दंडात्मक उपनिवेशों में निर्वासित कर दिया गया। पोप पायस 7 की भागीदारी के साथ नेपोलियन का राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 को नोट्रे डेम डे पेरिस में हुआ। पोप द्वारा अभिषेक किए जाने के बाद नेपोलियन ने खुद को शार्लेमेन के मुकुट की प्रतिकृति पहनाई। 26 मई को नेपोलियन ने मिलान के कैथेड्रल में लोम्बार्डी के लौह मुकुट के साथ खुद को इटली का राजा घोषित किया। ऑस्ट्रिया ने इसे इटली में अपने क्षेत्रीय हितों के कारण उकसावे के रूप में देखा। सितंबर 1805 तक स्वीडन, रूस, ऑस्ट्रिया, नेपल्स और ओटोमन साम्राज्य फ्रांस के खिलाफ गठबंधन में ब्रिटेन के साथ शामिल हो गए थे। फ्रांस के लिए भूमि पर यह शानदार जीत 21 अक्टूबर को ट्राफल्गर की लड़ाई में रॉयल नेवी द्वारा प्राप्त निर्णायक जीत से खराब हो गई थी। ट्राफल्गर के बाद रॉयल नेवी को नेपोलियन के बेड़े द्वारा फिर कभी गंभीर चुनौती नहीं दी गई। 1813 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया छठे गठबंधन के युद्ध में रूस में शामिल हो गए,
जिसमें नेपोलियन को लीपजिग की लड़ाई में निर्णायक रूप से पराजित किया गया था। गठबंधन ने फ्रांस पर आक्रमण किया और पेरिस पर कब्जा कर लिया, जिससे अप्रैल 1814 में नेपोलियन को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने उसे भूमध्य सागरीय द्वीप एल्बा में निर्वासित कर दिया और बॉर्बन्स को सत्ता में बहाल कर दिया। 10 महीने बाद नेपोलियन एक ब्रिगेड पर सवार होकर एल्बा से भाग निकला, 1000 लोगों के साथ फ्रांस पहुंचा और पेरिस पर चढ़ाई कर दी, फिर से देश पर नियंत्रण कर लिया। उसके विरोधियों ने जवाब में 7वां गठबंधन बनाया, जिसने जून 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसे हरा दिया। नेपोलियन का 21 जुलाई 1771 को अजाशियो में बपतिस्मा हुआ और वह एक रोमन कैथोलिक के रूप में बड़ा हुआ। उसने 13 साल की उम्र में ब्रियन में रहते हुए अपने विश्वास पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। नेपोलियन के नागरिक कानून संहिता, जिसे 1807 से नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है, को मार्च 1804 में लागू किया गया था। इसे जीन जैक्स रेगिस डी कैम्बेसरेस, द्वितीय कौंसिल की देखरेख में कानूनी विशेषज्ञों की समितियों द्वारा तैयार किया गया था। नेपोलियन ने राज्य परिषद के सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने मसौदों को संशोधित किया। नेपोलियन ने 1796 में जोसेफिन से विवाह किया, लेकिन विवाह से कोई संतान नहीं हुई। 1806 में उन्होंने अपने सौतेले बेटे यूजीन डी ब्यूहर्नेस और अपने दूसरे चचेरे भाई स्टेफनी डी ब्यूहर्नेस को गोद लिया और उनके लिए राजवंशीय विवाह की व्यवस्था की। नेपोलियन की मैरी लुइस से शादी से एक बच्चा पैदा हुआ, नेपोलियन फ्रांसिस जोसेफ चार्ल्स यानी नेपोलियन II, जिसे जन्म से ही रोम के राजा के रूप में जाना जाता था। जब नेपोलियन ने 1815 में पद त्याग दिया तो उसने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी नेपोलियन II नाम दिया, लेकिन सहयोगियों ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। उसे ड्यूक ऑफ रिचस्टेड की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेपोलियन के नागरिक संहिता को उनकी सबसे बड़ी विरासत माना जाता है, जिसने उनके शासन के अंत के बाद भी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों के प्रसार को सुनिश्चित किया। सैन्य उपलब्धियां, फ्रांसीसी क्रांति को बचाया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीती और सैन्य संगठन और प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव किए। नंबर 1 है संस्थागत सुधार। नंबर 2 है नेपोलियन कोड की स्थापना, जिसने कई देशों के कानूनों को प्रभावित किया। नंबर 3 है उन्होंने बैंक डी फ्रांस की स्थापना की। नंबर 4 है सैन्य अकादमियों और एक केंद्रीकृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। नंबर 5 है शिक्षा को पुनर्गठित किया। नंबर 6 है उन्होंने पोप्सी के साथ कॉन्कॉर्डेट की स्थापना की। नंबर 7 है फ्रांसीसी मूल्यों का प्रसार। नंबर 8 है फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों को अन्य देशों में फैलाना, विशेष रूप से कानूनी सुधार। नंबर 9 है अप्रत्यक्ष रूप से लैटिन अमेरिकी स्वतंत्रता की प्रक्रिया शुरू की। नंबर 10 है अन्य प्रभाव प्रोटेस्टेंट और यहूदियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता, एंटवर्प बंदरगाह का विकास और मिस्र विज्ञान का उदय। नंबर 11 है आधुनिक फ्रांसीसी राज्य की नींव रखी। टिकाऊ संस्थान छोड़े, जिन पर आधुनिक फ्रांस का निर्माण हुआ। संख्या 12 का उपयोग डोमिनिकन गणराज्य, अमेरिकी राज्य लुइसियाना और कनाडाई प्रांत क्यूबेक में कानून के कुछ हिस्सों के आधार के रूप में किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।